मंत्रालय ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध। कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सिमी पर लगाया गया प्रतिबंध। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, शपथ के बाद मफलर लेने राजभवन पहुंचे सीएम नीतीश तो चौंके राज्यपाल। बोले, अभी 15 मिनट भी नहीं हुए। बंगाल में बीजेपी ने खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ममता के निर्देश पर तालिबानी पुलिस ने महिलाओं पर बरसाई लाठियां। लापता झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मिली सूचना। 31 जनवरी को होंगे जांच में शामिल। आवास पर पहुंचने पर ईटी को नहीं मिले थे हेमंत सोरेन। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अप्रैल तक टाली सुनवाई। शाही ईदगाह के सर्वे पर जारी रहेगी रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे का दिया था आदेश। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और सीएए भारतीय राजनीति में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती है। इस मुद्दे के सहारे बीजेपी विपक्षी दलों को बैकफुट पर लाने में सफल रहती है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी फिर से इस मुद्दे को बंगाल में भुनाने की रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने यह दावा किया कि देश में अगले एक सप्ताह में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएए पूरे देश समेत बंगाल में लागू होगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने बंगाल विजय की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। इसके लिए सीएए एक मुख्य हथियार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है। बीजेपी बंगाल में अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए सीएए के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि देश में अगले एक सप्ताह में सीएए लागू हो जाएगा। कई केंद्रीय मंत्रियों के भाषण से साफ होता है कि चुनाव की घोषणा के पहले केंद्र सरकार इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देगी। सीएए लागू होने पर असर पूरे देश में दिखेगा, मगर नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में गरमाने वाला है। इन राज्यों में मुसलमानों की आबादी अनुपात के हिसाब से ज्यादा है। इन राज्यों में बांग्लादेश के आए मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा है, जिसे बीजेपी दशकों से घुसपैठिया कहती रही है, जिसकी वजह से बिहार और बंगाल के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 2011 के जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आबादी के अनुपात से सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। बंगाल की कुल आबादी में 2.46 करोड़ मुस्लिम हैं। बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 25% से ज्यादा बताई जा रही है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने बंगाल में सीएए का मुद्दा बनाया था और पहली बार प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी का वोट शेयर करीब 39% के करीब पहुंच गया था। तो वहीं टीएमसी सीएए का विरोध कर रही है। टीएमसी के मुताबिक बंगाल में ये लागू नहीं होगा और बीजेपी इसके जरिए समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा
नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले सीए के मुद्दे को गरमाने की रणनीति पर काम कर रही है। उसने विपक्षी दलों की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी शुरू से मुसलमानों की बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाती रही है और इस पर चिंता जताती रही है। राम मंदिर के बाद अगर बीजेपी इस मुद्दे को धार देने में सफल रही तो विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। संजय चक्रवर्ती जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी से। और अश्वनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। संजय जी, एक बार चेक कीजिएगा, हांडा जी को शायद आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है। संजय जी, अगर सीएए लागू करने की बात की जा रही है तो इसमें आपकी पार्टी को दिक्कत क्या है? असम में एनआरसी लागू किया था 2018 में, पहले उसका जो है हास्य में बता दे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो 2017 में जिस समय रोहिंग्या आई है देश के अंदर, और 2018 में उन्होंने बड़ा असम के अंदर प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि 4.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस आए हैं। उसी के बरगला करके वहां पे सत्ता हासिल कर लिया। सत्ता हासिल करने के बाद जो 4.5 करोड़ लोग गए कहाँ पे? वो गिनती जब हुई तो 19 लाख निकले। 19 में से 13.5 लाख तो हिंदू निकले। बाकी 5.5 लोगों को क्या ये डिपोर्ट कर पाए? पूरे 10 साल के इतिहास में उठा के देख लिया, 1000 लोगों को डिपोर्ट नहीं कर पाई। तो इनकी जो है केवल ये सत्ता की राजनीति है, वोट की राजनीति है। और अभी अमित शाह जो कह रहे थे ना कि कोई नहीं रोक सकता, तो अभी वो इन्होंने बिहार में भी यही बात कही थी, एक कान खोल करके सुन ले कि नीतीश कुमार के लिए और ललन जी के लिए आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो ये सब राजनीति है, ये पलटू राम है, ये लोग सारे के सारे ये पलटते रहते हैं। और इस 2019 में जब आपने सीए को पास कर दिया था तो 5 साल क्या कर रहे थे? अचार डाल रहे थे क्या? उसको लागू करना था, तब लागू क्यों नहीं किया था आपने? अब क्या कर रहे थे इसको लेकर के? और ये केवल सिर्फ और सिर्फ एक इतनी सारी इनके पास, चूंकि और कोई मुद्दा रह नहीं गया, इनके जो सारे मुद्दे फ्लॉप हो चुके हैं। और ये राम के नाम पे और ये धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं रह गया है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे किस तरीके से हम देश के अंदर, अभी तो हिंदू को तो पहले बांट दिया। संजय जी, मैं बोल लूं हाँ पहले तो हिंदुओं को इन्होंने बांट दिया एक तरीके से। एक हिंदू वो है जो हमारे सनातनी जो शंकराचार्य को मानते हैं, एक हिंदू ऐसे है जो भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं। तो 2 हिंदू हो चुके हैं। अब मुसलमानों को कैसे बांटे, ये कोशिश इनकी है, लेकिन ये कोशिश ये कामयाब नहीं होगी। ठीक है संजय जी, मेरा सवाल तो बड़ा सीधा सा था कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है? असम में क्या हुआ या बाकी जगह पर क्या? नहीं, पूरा सवाल है ना कि बाकी जगह पर क्या हुआ। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि सीए लागू हो, जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता मिले, तो इसमें आपको दिक्कत क्या? मैं बस उस पर जवाब चाहता हूं। तो केंद्रीय गृह मंत्री फिर तमिलनाडु में जाकर क्यों बोलते यहाँ सीए लागू नहीं होगा? हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो गृह मंत्री अगर केंद्रीय गृह मंत्री है तो उनको ये बात कहने की क्या जरूरत है तमिलनाडु में कि वहां पे लागू नहीं होगा, बाकी देश में लागू होगा? तो तमिलनाडु या तो देश से अलग है, ये मान के चले। आसाम देश से अलग है, हम ये मान करके चले। हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आप लागू करिए। हमारे यहाँ पे लागू कैसे करना है वो हम देखेंगे उस हिसाब से। ये तो हमारे राज्य सरकार के अधीन में आता है कि हम कैसे लागू करें। मजेदार बात यह है कि ये अपनी जितनी भी नाकामयाबी को है वो छुपाने की कोशिश ये है कि आप खुद ही समझ में, आपको तो अच्छी तरह से पता, पत्रकार हो, 2017 से पहले रोहिंग्या था कहां? जब 2017 से पहले रोहिंग्या एक नहीं था तो शासन किसके शासन में आया? वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी फेलियर ये है, गृह मंत्रालय की फेलियर है कि विदेश से कोई आदमी यहाँ घुस के चले कैसे आता है। अभी हाल ही में देखिए, आपने देखा पाकिस्तान सीमा हैदर आई थी, सारे के सारे पत्रकार वहां पे जाकर के पहुंच जाते, उसके इतना लाइमलाइट किया था, सीमा हैदर। उसके बाद वो भी कहाँ रह रही है? जो यहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के शासन काल में रह रही है, और डंके की चोट में रह रही है। फिल्में बनने लग गई उसके ऊपर, उसके बाद मीम्स बनते हैं, उसके ऊपर रील्स बनती है, लेकिन आज तक उसको बाहर तो कर नहीं पाए। संजय जी, बात पूरी आ गई आपकी। आशीष जी,
क्या आपको यह लगता है कि अब चुनाव के लिए सिर्फ एकमात्र मुद्दा सीएए बचा है? आशीष जी। आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। टेक्निकल स्नैक की वजह से शुरू में मैं अपने भाई संजय जी की पूरी बात सुन नहीं पाया, लेकिन जितनी सुन पाया, और वो वैसे भी उनकी बिना बात से भी मुझे पता ही है कि वो क्या कहने वाले हैं। मेरा यहाँ पे सिर्फ काउंटर सवाल एक सीधा सा इतना सा है कि सीएए जो कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हमारे जो भाई दूसरे देशों में रहते हैं, जिनको वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है रिलीजन की वजह से, उनको उनके अपने देश में नागरिकता देने का एक एक्ट है। किसी को भी इसमें क्या इतराज हो सकता है? मुझे आशीष जी, जो दूसरे देश में रह रहे हैं उन्हें अपने देश में नागरिकता देने का, इसको क्लियर कीजिएगा। जी, जो दूसरे देश में है, 3 दूसरे देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपना ये अफगानिस्तान, इन 3 देशों को कंटेक्स्ट में ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आ रहा है क्या आ चुका है, सिर्फ इसके रूल्स नोटिफाई होने हैं। पास तो ये नहीं तो वो बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो पाकिस्तानी है, वो अफगानिस्तानी है, हिंदुस्तानी है। मैं ये क्लियर करा रहा था आपसे। मैं आपसे बता रहा हूं कि फिलहाल वो इन देशों में रहते हैं, वो हमारे देश के नागरिक उन देशों में रहते हैं जिनको अपने देश में वापस सम्मान सहित लाने का प्रावधान जो है। नहीं, मैं इसमें कंफ्यूजन में हूं मैं थोड़ा सा ना आशीष जी, मैं यही आपसे क्लियर करवाना चाहता हूं कि वो कैसे हमारे देश के नागरिक हैं और कैसे वो वहां रह रहे थे और कैसे आप फिर उन्हें लेकर आ रहे हैं। मैं ये क्लियर करवाना चाहता हूं बस। सर, हमारे देश के जो नागरिक इन देशों में रह रहे हैं, लेकिन वहां उनको रह के धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, वो अगर अपने देश में वापस आना चाहते हैं बशर्ते कि वो इन 3 कंट्रीज के निवासी हों। दूसरा, उनको धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा हो। आप आशीष जी मेरा सवाल क्लियर नहीं कर पाए। 2014 से पहले वो आ चुके हों यहाँ पे हिंदुस्तान में। पिछले महीने आएंगे, हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे। पिछले साल आए, हम उनको भी कंसिडर नहीं कर रहे। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं तो हिंदुस्तान में जो वो एंट्री ले चुके हैं उनकी एंट्री को लीगल बनाने का ये प्रयास है, क्योंकि वैसे भी इलीगल ये सभी के लिए है या किसी खास के लिए है? ये सभी के लिए है या किसी खास के लिए है? जी, मुझे मालूम था आपका अगला सवाल यही आएगा। ये कुल मिला के 7 रिलीजन बेस्ड इसको किया गया है। हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी, क्रिश्चियन। ये इन हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन इन रिलीजन्स के निवासियों के लिए है। अब आपका 6 हैं। अब आपका अगला सवाल, मुझे मालूम है अब अगला क्या दागने वाले हैं। नहीं, मैं दाग ही नहीं रहा सवाल। ये आज भविष्य वक्ता बन के आए हैं। हाँ, बिल्कुल मालूम है ना अब अगला सवाल क्या दागेंगे। मैं तैयार हूँ। नहीं, मुझे पता है। हाँ, वो तो सबको पता है कि अगला सवाल क्या होगा। लेकिन आशीष जी आखिर ये 6 ही क्यों? जी, संजय जी को लगता है आपकी हमारी मैच फिक्सिंग हुई है। कहते हैं इन्हें सब पता है क्या बोलने वाले। हाँ, तो बताइए ना आप। नहीं, आपको बड़ा आज मैं देख रहा हूँ, आज बिल्कुल आप भविष्य वक्ता बन के आए हैं, संजय जी, देश की भविष्य बताने वाले हैं। संजय जी एक एक करके सवाल। नहीं, देखिए, नहीं रहते हैं, सिर्फ यही 6 क्यों की बात पे रहते हैं? यही 6 क्यों? हाँ जी, यही 6 क्यों? यही बिल्कुल। देखिएगा, यही 6 क्यों आपने बहुत ही रिफाइंड तरीके में पूछा। मैं आपका सम्मान करता हूं राणा जी, वरना अगर ये सवाल संजय जी पूछते तो ये कहते मुस्लिम्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया, वो सीधा ये सवाल पूछते। आपने उसी को थोड़ा जलेबी की चाशनी में मिला के पूछ लिया। खैर नहीं हो, मैं उसका जवाब दे देता हूं। हमने सिर्फ अभी 3 राष्ट्रों के नाम लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये 3 राष्ट्र ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य राष्ट्र हैं। यहां पे मुस्लिम आबादी माइनॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में है। इसलिए जो हिंदू, क्रिश्चियन या सिख या जैन या बुद्धिस्ट या पारसी जो मुस्लिम आबादी के नहीं होते हुए इन 6 रिलीजन्स के हैं, उनके लिए ही सीएए लाया गया है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम नहीं, बस आपका जवाब आ गया आशीष जी, आ गया आपका जवाब। अश्वनी जी, तमाम बड़ी बड़ी बातें सीएए को लेकर हो रही हैं,
क्या समझा जाए कि ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है या एक पासा है बीजेपी के पास जिससे विपक्ष डरता है? जी, पहले तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में ये समझा दूं हाँ। कि सीए है क्या। हाँ। आमतौर पर हमारे देश में नागरिकता मिलती है 11 साल रहने के बाद। अगर कोई 11 साल हमारे देश में रह जाता है तो तब उसको नागरिकता मिलती है। सीए के तहत 3 देशों के नागरिक जो हमारे यहाँ अगर 6 साल तक रह जाते हैं एक स्पेसिफिक वर्ग को छोड़ के, तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान है इसमें। क्यों है? एक्ट अच्छा है कि नहीं है? मुझे लगता है, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो तो शायद कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी जरूरत हो सकती है, क्योंकि बाकी जो 3 देशों की यहाँ चर्चा हो रही है वो एक विशेष धर्म के देश हैं और जो वहाँ पर और धर्म के माइनॉरिटी हैं उनको शायद वहाँ प्रताड़ना मिल रही है और वो लीगल या इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं भारत में आ रहे हैं। आप देखें नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आपको बंगाली हिंदू मिल जाएंगे जो वहाँ शरणार्थी बने हुए हैं। तो आवश्यकता है, क्या बीजेपी की नीयत है इसको करने की? नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी की नीयत नहीं है। अगर नीयत होती, अगर सच में आप पुश करना चाहते हैं तो आप 4 साल में कर दिए होते। चुनाव से ठीक पहले आप अगर हफ्ते भर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो ये हफ्ता आखिर चुनाव से 2 महीने पहले का हफ्ता क्यों है? ये हफ्ता बहुत पहले का भी हो सकता था। कांग्रेस को या विपक्षियों को क्यों आपत्ति है? क्योंकि इनको लगता है जो बीजेपी का सो कॉल्ड एजेंडा है बहुसंख्यक हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों को अपनी तरफ लुभाने का, कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इस एक्ट के तहत किसी भी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं है कि किसी मुस्लिम के लिए कोई कानून नहीं है इसमें। हालांकि ये विषय हो सकता है कि आप जो है इसमें मुस्लिमों को भी क्यों ये सुविधा नहीं दे रहे हैं। अगर हम मुस्लिमों को भी सुविधा यही दे दें इन 3 देशों के लिए, मुझे लगता नहीं उसमें भी कोई बहुत बड़ी आपत्ति होनी चाहिए। अगर कोई प्रताड़ित किया हो धर्म के नाम पर अपने यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है कि शायद संभव है नहीं, क्योंकि जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वो तीनों देश उसी धर्म के हैं, मेजोरिटी उसी धर्म की है, इसलिए शायद उसको नहीं रखा गया है। कानून अच्छा था, बीजेपी का इंटेंशन अच्छा था या है, ये एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। जी, लेकिन इसी में मैं पूछना चाहता हूं कि जो आशीष जी ने कहा कि वो हमारे ही देश के थे, दूसरे देशों में रह रहे थे और अब हम उन्हें फिर अपने देश में बुला रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था। बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 देश, पहले 2 देश बने थे, बाद में 3 देश बने थे और बहुत सारा हिस्सा अफगानिस्तान का भी पहले हिंदुस्तान में जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के पूर्वज हैं, मतलब हमारे देश के लोग थे पहले। फिर तो जो जिस विशेष वर्ग को छोड़ रहे हैं वो भी तो फिर हमारे ही देश के हुए। बिल्कुल है। इस कानून में जो इन्होंने क्राइटेरिया लिया है वो क्राइटेरिया इस चीज का लिया है कि धर्म से प्रताड़ित। अब मुद्दा यही है कि कोई हिंदू क्या क्लेम कर सकता है कि मुझे हिंदुओं ने हिंदुस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदू होने के कारण? अगर कर सकता है और पाकिस्तान ऐसा बोल सकता है कोई मेरा हिंदू भाई हिंदुस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा है, पाकिस्तान आके रह जाए, उसकी चॉइस है। तो मुझे लगता है वैसा ही विषय है कि ऐसे ही पाकिस्तान में किसी को मुस्लिम धर्म अश्विनी जी, एक और विश्लेषण आपसे, एक और विश्लेषण। फिर तमिलनाडु में क्यों बीजेपी कह रही है कि वहां लागू नहीं होगा? हाँ, अब मैंने वही बोला कि कानून अच्छा है, बीजेपी की नीयत कैसी है इस पे सवाल जरूर बनता है। बीजेपी की नीयत कानून से मैच नहीं खाती है। अगर बीजेपी की नीयत मैच खाती तो ये जरूरी नहीं था कि आप एक स्टेटमेंट बंगाल में ही बोले, ये स्टेटमेंट दिल्ली से भी इशू हो सकता था जो आज का स्टेटमेंट दिया गया है। तो नीयत पे सवाल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं राणा जी, क्योंकि आपकी सरकार 10 साल से है। आपने कानून 2016 में प्रपोज करके 2019 में लाए थे, आपके पास इनफ समय था। आप 2024 में बैठे हुए हैं, तो अगर आपको लागू करना होता तो अब तक आप कर चुके होते। तो नीयत पे सवाल तो बनता है। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आशीष जी से जरा इसका जवाब ले लूं मैं। आशीष जी, अगर पूरे देश में लागू हो रहा है तो फिर तमिलनाडु क्यों छोड़ रहे हैं आप? जी, पहली बात तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं सर, तमिलनाडु नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक 9 स्टेट्स में इसके ऊपर लेजिस्लेशन बनाने की बात हुई है। गुजरात, गृह मंत्री जी बोले हुए, वो काउंटर में लूंगा, वो काउंटर में लूंगा, वो काउंटर में लूंगा। संजय जी सर सुन तो लीजिए। हाँ। जी 9 स्टेट्स में बता रहा हूं जहां पे अभी इसके लिए लेजिस्लेशन बनाने की बात चल रही है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। जहां पे अभी छोड़ा गया है उसमें वेस्ट बंगाल भी है, असम भी है। खाली हम वहां पे आप एक स्टेट की बात मत कीजिए, इसलिए अभी छोड़ा गया था क्योंकि वहां वो स्टेट्स अभी सेंसिटिव कही गई थी। और हर चीज को लाने से पहले क्या होता है कि उसकी तैयारी करनी होती है। आपको पता है कि जो विपक्ष हमारे देश का है वो इतना बढ़िया विपक्ष है कि वो फियर मॉन्गरिंग में सबका बाप है।
वो पहले से ही कह देता है कि लेकिन अमित शाह ने जो बयान दिया था, आशीष जी, राणा जी बात खत्म होने दीजिए। हाँ नहीं बात पूरी हो गई है आशीष जी, बात पूरी हो गई है। मैं इसीलिए आगे का सवाल पूछ रहा हूँ। अमित शाह ने जो बयान दिया था उस बयान पर अब जवाब दीजिए ना मुझे। जी सर, अमित शाह जी ने दिसंबर 2023 में कहा था हाँ। कि ऑलरेडी रूल आ चुका है और इसको तो इंप्लीमेंट होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। नहीं तमिलनाडु वाली बात कर रहा हूं मैं, जो तमिलनाडु के लिए कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। मैं कह तो रहा हूं ना आपको सर, हर चीज को एक फेजिक मैनर में किया जाता है। मैंने भी आपको नो स्टेट के नाम क्यों बताए, अब मेरी अगली बात पूरी होने देते ना तो आपको अगले सवाल का जवाब भी मिल जाता। पिछले 2 सालों के अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और होम सेक्रेटरी इन 9 स्टेट्स के अब तक ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी इनको स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं और ये बहुत सारी चीजों के ऊपर एक्शन इनका शुरू हो गया है। लेकिन क्या होता है कि जहां पता हो, पॉसिबिलिटी हो कि यहां पे इंप्लीमेंट करने में पंगा आएगा ही आएगा, वहां पे तैयारी थोड़ी और पुख्ता कर लेने में कोई एतराज नहीं होता। नहीं ऑपोजिशन पार्टीज ऐसी फियर मॉन्गरिंग करती हैं कि ये वैक्सीन भी मोदी की है, इसको मत लीजिएगा। आशीष जी वो जगह सेंसिटिव है, वो जगह संवेदनशील है, ये कहना और ये कहना कि यहां नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिएगा, दोनों में फर्क है। तमिलनाडु के लिए यही बोला गया। वो नहीं सर, वो नहीं होगा वाला तो कोई स्टेट है नहीं, होगा तो पूरे देश में होगा। अमित शाह जी की आप नवंबर 2023 की और दिसंबर की स्टेटमेंट देख लीजिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी है कि ये लॉ पास हो चुका है, 100% पूरे देश में इंप्लीमेंट होगा, लेकिन फेजिक मैनर में होगा। सवाल, कहां पहले कहां बाद में, डिपेंडिंग ऑन एक और सवाल, स्टेट गवर्नमेंट एक और सवाल सपोर्ट कर रही है और कौन उसको अपोज कर रहा है। लेकिन एक वैलिड रीजन मेरे टीएमसी के नेता से आशीष जी, मैं वही सवाल लूंगा, किया है मैं वही लूंगा। क्यों लोगों को कह रहे हैं, इससे तो मैंने शुरुआत की आशीष जी, इसी सवाल से मैंने शुरुआत की। मेरा सवाल सुन लीजिए, समय थोड़ा कम है। आशीष जी, मेरा सवाल ये कि जो सवाल संजय जी ने उठाया, मैं वो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि असम को लेकर आपने पूरा डेटा तैयार कराया। आप पहले कह रहे थे कि करोड़ों में संख्या है रोहिंग्या मुसलमानों की, उसके बाद पता लगा कि वो तो 19 लाख निकले, 13 लाख हिंदू निकले, 13 से ज्यादा। तो उनमें से जो बचे हुए मुस्लिम थे, क्या उन्हें वापस भेजा गया और कितने अभी तक भेजे गए? मैं यही आपसे बता रहा हूं राणा जी, आपको भी पता है कि अगर जहां पे एक पंगा खड़ा करना, एक स्यापा मचाना ऑपोजिशन का हो, वहां इंडिया पहले नहीं आता, वहां अपनी रीजनल पॉलिटिक्स पहले आती है। तो अगर हम वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे तो जो ये फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि भैया आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपके साथ अन्याय हो जाएगा, ये आपके खिलाफ लाया गया एक्ट है, उसको हवा मिलेगी। जबकि हम पहले दिन से कह रहे हैं नहीं, तो बात तो 2018 की है, भेजने का लॉ नहीं है। आशीष जी, आप इसको एनआरसी से कंफ्यूज कर रहे हैं। जब हमने एनआरसी तैयार करवाया था, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स, उसके अंदर भी आपको पता है इन लोगों ने कैसे दंगामा मचाया था, पेपर नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब बेनिफिट लेने की बात होती है, ठीक है आशीष जी, आपका जवाब आ गया, सारे पेपर दिखाने आ जाते हैं। जवाब आ गया, लेने की बात होती आशीष जी, तो सारे पेपर दिखाने आ जाते हैं। आशीष जी, जवाब आ गया। संजय जी, आप कोई ऐतराज? अब तो आप बता दीजिए ना, आप क्या कंफ्यूजन है? अब तो उन्होंने सारी बात बता दी कि तमिलनाडु भी नहीं बचेगा, सब जगह पर लागू होगा, हर हाल में होगा, हर कीमत पर होगा। आप आशीष हांडा को बड़ा मानते हैं या अमित शाह को बड़ा मानते हैं? नहीं, मैं तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल कर रहा हूं, तो मैं उसी का जवाब दूंगा ना। आशीष हांडा अगर गृहमंत्री से ऊपर है तो मैं उसको मान लेता हूं। अमित शाह ये बात को जाकर के तमिलनाडु में जाकर के ये बात बोलते हैं कि यहाँ लागू नहीं होगा, तो या तो अमित शाह झूठ बोलते हैं, आशीष जी उसको सही कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये था, अभी लोगों ने सियापा वाली बात की, तो सियापा क्या है थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं। आशीष जी, समय कम है, एक एक करके बात करेंगे। आशीष जी, मैं आपको बड़ा मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था, हाँ। मैं आपको उसी का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। संजय जी, बड़ी खराबी है, हाँ संजय जी जवाब दीजिए। आपको उंगली उठाई जाए आप लोग तुरंत बोलने लगते हैं। अभी इनको मैं सियापा समझाता हूँ इनको। 2004 से लेकर के 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने 86,986 लोगों को डिपोर्ट किया था। इनसे पूछ लीजिए इनका डाटा क्या है कि इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर मात्र 956 लोगों को डिपोर्ट किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, सियापा असली है, राजनीति ये है।
ये सब कुछ सारा का सारा राजनीति, जहां पे 86,000 लोग से ज्यादा डिप्यूट किए गए हो और वहां पे 956 लोगों को डिप्यूट करते हैं। ये है असली सियापा, ये है असली राजनीति। ठीक है संजय जी। अश्विनी जी, लास्ट कमेंट आपसे कि यही है नियत का फर्क। जी, नियत का फर्क तो ऐसे समझिए आप राणा जी, संक्षेप में बोलूंगा 20-30 सेकेंड। कानून सीए अच्छा बनाया, बट बीजेपी की नियत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है इंप्लीमेंट करने का। हालांकि मुझे मेरा विपक्ष से भी शिकायत है कि विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा कि विरोध क्या करें, और विरोध ठीक से नहीं कर रहा है। जो तमिलनाडु का उदाहरण दे रहे हैं, वो तमिलनाडु का, उसमें बेसिकली श्रीलंका इंक्लूडेड नहीं है। तमिलनाडु ने डिमांड किया था कि श्रीलंका के जो तमिलियन सिटीजन्स हैं, क्या उनको भी सीए में इंक्लूड किया जा सकता है। तो अमित शाह ने कहा था कि हम इस एक्ट को मॉडिफाई करने पे विचार करेंगे तमिलनाडु के लिए। विषय ये था। हालांकि विपक्ष उस विषय की जानकारी न रखने के कारण सही से काउंटर नहीं कर रहा। हालांकि ये विषय सही है कि अगर आपने 3 देशों की बात की है तो तमिलियंस की बात क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो कि इसको नहीं देना, आगे सबको देना है। एक तरीके से मैसेज जा सकता है, बट शायद विपक्ष के पास जानकारी ना होने के कारण, जो भी रीजन रहा हो, उस चीज को काउंटर नहीं कर पा रही हो। बीजेपी कहीं ना कहीं रणनीति में फंस जा रही है। बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से शांतनु ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि भैया 7 दिनों के भीतर सीएए पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या ये एक बार फिर से 2024 के लिए पासा फेंका गया है। और आपने देखा होगा कि लूडो में पासा होता है और उसमें 6 नंबर लिखे होते हैं। वही 6 नंबर वाला पासा बार बार आकर सीएए के तौर पर विपक्ष के सामने गिर जाता है और जिससे विपक्ष डरता है। और इसीलिए बीजेपी बार बार चुनाव के समय पर इस मुद्दे को उठा लेती है ताकि वोटों को साधा जा सके। अब देखना यह होगा कि 7 दिनों में लागू होता है या नहीं होता है। वैसे अभी तक कुछ ऐसी हलचल नजर नहीं आ रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए